हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित। और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको कि इसरो के एग्ज़ाम के लिए आप किस तरह से प्रिपरेशन स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं, किस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन प्रिपेयर करते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना है। इन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हो सकता है ये वीडियो शायद लंबा हो जाए क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सब कुछ प्रैक्टिकली करके बताने वाला हूँ, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच करते हैं तो आपको बेनिफिट होगा ही होगा। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते टाइम आपको कहाँ पे कितना एफर्ट लगाना है। क्योंकि होता क्या है, बेसिकली जैसे ही हमारे पास किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका सिलेबस उठाते हैं एंड उसकी प्रिपरेशन में लग जाते हैं एंड किसी भी डायरेक्शन में हम हार्ड वर्क करते हैं। एंड जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमसे काफ़ी सारे क्वेश्चन कन्वर्ट नहीं होते हैं। फाइनली जब रिजल्ट आता है तो हम क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि हम किसी भी डायरेक्शन में एफर्ट लगाते हैं या फिर हार्ड वर्क करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आपको किस डायरेक्शन में स्मार्ट वर्क करके एफर्ट लगाना है, हार्ड वर्क करना है, ताकि आप रिजल्ट अच्छा अचीव कर सकें। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है आपको बगल में, उसे भी आप प्रेस कर दीजिए। इससे होगा ये कि जब भी हम अपना कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको अपने ईमेल आईडी पे उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसरो एग्ज़ाम के बारे में, उसकी नोटिफिकेशन के बारे में कुछ बेसिक डिटेल। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अवेलेबल है 7 मार्च 2017 तक। तो यहाँ पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं 7 मार्च तक। इसका जो पेमेंट है वो आप 8 मार्च तक कर सकते हैं। इसकी जो पूरी डिटेल है वो आप इसकी ऑफिशियल साइट में जाके देख सकते हैं या फिर आप फ्री जॉब अलर्ट में भी जाके इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे जो वैकेंसी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वैकेंसी है हमारे पास 42, मैकेनिकल के लिए वैकेंसी है 36 एंड कंप्यूटर साइंस के लिए वैकेंसी है हमारे पास 9। इसकी जो एज लिमिट है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे हमारे पास एज लिमिट है 35 ईयर एंड यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन भी है एक्स सर्विसमैन एंड फिजिकल डिसेबल लोगों के लिए। आप डिटेल नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे काफ़ी टफ है। यहाँ पे जो मिनिमम परसेंटेज मांगे गए हैं वो मांगे गए हैं 65% विथ फर्स्ट क्लास इन बी एंड बी टेक या फिर किसी भी इक्विवेलेंट डिग्री में। अगर आपकी मार्कशीट CGPA ग्रेड पे बेस है तो यहाँ पे आपको मिनिमम मार्क्स की ज़रूरत है 6.84 आउट ऑफ 10। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तभी आप इस पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप इस पेपर में अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस पेपर के लिए एलिजिबल हैं। इसरो अपने क्राइटेरिया के बेस पे बाद में डिसाइड करेंगे कि किन लोगों को ये पेपर के लिए एलिजिबल करना है या फिर नहीं करना है। तो यहाँ पे 65% का मतलब बस इतना है कि आप इस पेपर के लिए यहाँ पे 65% होंगे या फर्स्ट डिवीज़न से आपकी डिग्री होगी तो यहाँ पे सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। बाद में आपको पेपर देना है या फिर नहीं है ये इसरो बाद में डिसाइड करेगा, आपको मेल करके इन्फॉर्म करेगा। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूँ फाइनल ईयर स्टूडेंट जो हैं वो भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपका अभी तक का एवरेज 65% से ऊपर चल रहा है तो आप यहाँ पे इसे अप्लाई कर सकते हैं। बाद में इसरो शॉर्ट लिस्टेड करेगा एंड अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग वो आपको इन्फॉर्म करेगा कि आप इस पेपर के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। इसका जो सिलेक्शन है वो 2 स्टेज में बेस होगा। फर्स्ट स्टेज है हमारे पास रिटन टेस्ट, सेकेंड स्टेज है हमारे पास इंटरव्यू। जो फर्स्ट स्टेज है वहाँ पे 90 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एंड जो सेकेंड स्टेज है वहाँ पे आपको अब जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू पे बेस होगा। यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता दूँ कि ये जो फर्स्ट स्टेज है यहाँ पे आपको मिनिमम 60% स्कोर करना होगा सेकेंड स्टेज में जाने के लिए। एंड सेकेंड स्टेज में आपके फर्स्ट स्टेज के जो भी स्कोर होंगे वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट स्टेज सिर्फ आपको सेकेंड स्टेज में जाने के लिए हेल्पफुल होगी एंड यहाँ पे आप कितना भी स्कोर कर लें उसका कोई भी बेनिफिट आपको इंटरव्यू स्टेज में नहीं मिलने वाला है। तो जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो पूरी तरीके से इंटरव्यू पे बेस्ड होगा। एंड जो इसकी एग्ज़ाम डेट है वो है 7/5/2017, मतलब 7 मई को इसका एग्ज़ाम होगा। तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, इसकी प्रिपरेशन हम कर सकते हैं। एंड आपको वीडियो लेक्चर्स हम लोग प्रोवाइड करवाते रहेंगे तो आप वहाँ से भी आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वेबसाइट में भी हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने वाले हैं तो वहाँ से भी आप इसकी प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसरो के एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटजी कैसे प्लान करना है आपको। तो किसी भी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी प्लान करने के लिए जो सबसे ज़रूरी होता है वो होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखना। जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो सबसे पहले आप क्या कीजिए
कि उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, एटलीस्ट 4 से 5 साल के पेपर तो आप ज़रूर देखिए एंड उसके बेस पे डिसाइड कीजिए कि आपको किस डायरेक्शन में कितना एफर्ट लगाना है। ये किस तरह से डिसाइड करते हैं मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इसरो के हम प्रीवियस ईयर के पेपर देखते हैं। सिंपली मैंने गूगल में टाइप किया हुआ है इसरो प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास लिंक खुल गई है। फर्स्ट लिंक जो है हमारे पास क्वेश्चन पेपर्स इसरो करके दी हुई है। यहाँ पे आप वेरीफाई कर लें ये ऑफिशियल वेबसाइट है या नहीं। यहाँ पे नीचे आप देखेंगे isro.gov.in, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी पेपर हमें मिलेगा वो ओरिजिनल मिलेगा एंड उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज ओपन होगा इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल के लिए क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसके एक पेपर की एनालिसिस करके देखेंगे। हम यहाँ पे 2012 को उठा लेते हैं एंड इस पेपर के एनालिसिस मैं आपको करके बताता हूँ किस तरह से आप पेपर की प्रिपरेशन के लिए किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर किस डायरेक्शन में आपको एफर्ट लगाना है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम 2012 का पेपर ओपन करते हैं। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने एक PDF फाइल ओपन होगी। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक्स 2012 का पेपर है हमारे पास, सेट ए। यहाँ पे आप देखेंगे तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है हमारे पास। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है हमारे पास 80 एंड अभी जो हमारे पास नोटिफिकेशन दिया हुआ है वहाँ पे 90 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हो सकता है शायद पेपर में कुछ चेंजेस किए हुए हैं। मैंने अभी तक इस पेपर को दिया हुआ नहीं है क्योंकि मुझे इस फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मुझे इसके बारे में उतना ज़्यादा पता तो नहीं है कि प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन फिर भी मैं आपको पेपर देख के यहाँ पे बता सकता हूँ कि किस तरह से आप पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी पेपर के लिए आप प्रिपरेशन स्ट्रेटजी किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आप पूरा पेपर जो है वो वॉच कीजिए एंड यहाँ पे देखिए कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे हम देखें जो लास्ट क्वेश्चन है ये मैथमेटिक्स से पूछा गया है। इसके ऊपर भी हमें मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं 78, 77, ये सारे क्वेश्चन मैथमेटिक्स से बिलोंग करते हैं। 76, 75, 74 भी मैथमेटिक्स से है, 73 भी मैथमेटिक्स से है। यहाँ पे आप देखें 72 से हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 7 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पेपर में मैथमेटिक्स से पूछे गए थे। तो सबसे पहले आप एक लिस्ट बना लीजिए सब्जेक्ट वाइज, उसमें देखिए कितने क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैथमेटिक्स से 7 क्वेश्चन पूछे गए हमसे। जब आप माइक्रो प्रोसेसर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर से ये 69 टू 73 मतलब 5 क्वेश्चन यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर से पूछे गए। तो इस तरह से आप एक लिस्ट बना लीजिए एंड देखिए किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब आप इस लिस्ट को तैयार कर लेंगे तो दूसरी स्टेप में आपको ये करना है कि आपको ये देखना है कि कितने क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल कैटेगरी के पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चन यहाँ पे मॉडरेट कैटेगरी के पूछे गए हैं। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे टफ कैटेगरी से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसरो एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जिस तरह से गेट में पूछे गए हैं। तो इसका जो पेपर होता है वो ES के लेवल का होता है, लगभग इंजीनियरिंग सर्विस का जो पेपर होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एंड देखते हैं यहाँ पे कितने क्वेश्चन हमारे पास सिंपल कैटेगरी के हैं एंड कितने क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास मॉडरेट कैटेगरी के हैं। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन अभी किस लेवल पे है एंड आपको आगे किस लेवल की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जब हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है पर्सन X कैन सॉल्व 80% ऑफ इसरो क्वेश्चन पेपर एंड पर्सन Y कैन सॉल्व 60%। द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व अ प्रॉब्लम फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर सिलेक्टेड एट रैंडम इज। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन पूछा गया है एंड यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को पढ़ के समझ सकते हैं कि ये सिंपली वेन डायग्राम से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे मेरा मकसद क्वेश्चन को सॉल्व करवाना नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसे सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, बस मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आप ये समझ सकते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए सिंपल है एंड कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए टफ है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन काफ़ी टफ है,
तो इसे हमें सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन मिल गया है जो सिंपल कैटेगरी में है। 79 क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है x एंड यहाँ पे न्यू वेरिएबल दिया हुआ है 2x+1। अब यहाँ पे कुछ रैंडम वेरिएबल से क्वेश्चन पूछा गया है। अब सपोज़ आपने रैंडम वेरिएबल की प्रिपरेशन यहाँ पे नहीं की हुई है तो इसे आप यहाँ पे छोड़ दीजिए। आप ये मान के चलिए कि अभी आपको ये क्वेश्चन कन्वर्ट नहीं होगा। अब इसके ऊपर हम जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म से क्वेश्चन पूछा गया है। हमें xt गिवन है, यहाँ पे कुछ सिग्नल दिए हुए हैं, उनका कॉन्वोल्यूशन किया हुआ है एंड यहाँ पे हमें ऑप्शन जो गिवन है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में गिवन है। तो सिग्नल सिस्टम में कंसेप्ट होता है कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन देन मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन इन टाइम डोमेन देन कन्वोल्यूशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन दिया हुआ है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है दोनों सिग्नल का एंड उससे मल्टीप्लाई कर देना है एंड हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो मैं इसे सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा पर इसे हम यहाँ पे सिंपल कैटेगरी में डाल सकते हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइगन वैल्यू के लिए मुझे नहीं लगता ये टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये भी हमारे लिए एक बहुत ही सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन है। इसके ऊपर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमसे एरिया के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। y² हमें दिया हुआ है x एंड y=x। सपोज़ ये क्वेश्चन आपने पहले प्रिपेयर नहीं किया हुआ है तो इसे हमें टफ कैटेगरी में डाल देते हैं या फिर मॉडरेट कैटेगरी में डाल देते हैं एंड हम ये मान के चलते हैं कि अभी हमसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसके ऊपर जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है मुझे नहीं लगता ये मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सत्यवेद सर ने शायद आपको कराया होगा, लेकिन फिर भी अभी आपको लगता है कि सपोज़ ये क्वेश्चन आपसे कन्वर्ट नहीं होगा तो इसे आप मॉडरेट कैटेगरी में डाल दीजिए एंड ये मान के चलिए कि आपसे अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसके ऊपर हम जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशन गिवन है एंड ऑप्शन हमारे पास गिवन है यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, आपने प्रिपेयर भी किया होगा गेट के एग्ज़ाम के लिए। तो मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो इसे मैं ईजी कैटेगरी में डाल सकता हूँ एंड मैं मान के चलता हूँ कि ये क्वेश्चन मुझसे कन्वर्ट हो जाएगा। इसके ऊपर जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो वेक्टर का क्वेश्चन पूछा गया है। 3 वेक्टर हमें दिए हुए हैं a b c एंड यहाँ पे हमसे पूछा गया है a×b डॉट c हमारे पास क्या होगा। सिंपल वेक्टर का कंसेप्ट है, मुझे नहीं लगता ये कि मॉडरेट कैटेगरी में डालना चाहिए इसे, तो मैं इसे मान के चलता हूँ कि इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, आप इसे इजीली सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आउट ऑफ 7 हमारे पास 4 क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं जो कि इजी कैटेगरी के हैं एंड 3 क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं जो कि मॉडरेट कैटेगरी के हैं, जिनमें आप ज़रा सा एफर्ट लगाएंगे तो आपसे वो सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसे ही आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपसे एटलीस्ट 60% क्वेश्चन यहाँ पे मैथ के कन्वर्ट हो रहे हैं इजीली। तो आपको यहाँ पे अब ये समझना होगा कि जो रिमेनिंग 40% क्वेश्चन है उसके लिए किस डायरेक्शन में कितना एफर्ट लगाना है। जब आप बाकी पेपर के एनालिसिस करेंगे तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप पर्टिकुलरली उसी टॉपिक पे फोकस कीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अचीव कर सकें। मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर में बताया हुआ था कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इस पे डिपेंड करता है कि आपका माइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हॉल के अंदर किस तरह से वर्क कर रहा है। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपका जो माइंड है वो एग्ज़ाम हॉल में रिलैक्स कंडीशन में रहे। तो उसको रिलैक्स कंडीशन में लाने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो यही होता है कि आप उसको बेवकूफ़ बनाएं। तो आप उसको बेवकूफ़ किस तरह से बना सकते हैं, तो उसको बेवकूफ़ बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इसरो एग्ज़ाम के लिए जैसा मैंने आपको बताया, जो फर्स्ट स्टेज है वो सिर्फ सेकेंड स्टेज में जाने के लिए है, वहाँ पे उसके जो नंबर हैं वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे नेक्स्ट स्टेज में। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारे पास जो हमारी नीड है वो है ओनली 60% की सेकेंड स्टेज में जाने के लिए। तो यहाँ से आपको ये समझना होगा कि आपको अगर 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो है यहाँ पे 60%, दैट इज़ 9 × 6 दैट इज़ 54। तो आपको सिर्फ यहाँ पे 54 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है। रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस को आप यहाँ पे स्किप भी कर देंगे तो भी आप नेक्स्ट स्टेज में पहुँच जाएंगे। जैसे ही आप इस चीज़ को समझते हैं तो आपका जो माइंड है वो रिलैक्स मोड में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इसके पास ऑप्शन है 36 क्वेश्चन को स्किप करने का एंड 36 आउट ऑफ 90 बहुत ज़्यादा होता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने देखा मैथ में कि मैथ में हम ऑलरेडी 4 क्वेश्चन यहाँ पे इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिर्फ 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमसे अभी नहीं बन रहे हैं क्योंकि अभी हमने प्रिपरेशन नहीं की हुई है। तो आपका माइंड जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिलैक्स कंडीशन में आ जाएगा, उसे समझ में आ जाएगा कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करनी है।
एंड आपको मैं बता दूं कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले भी जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका माइंड जो है वो रिलैक्स कंडीशन में रहे, क्योंकि रिलैक्स कंडीशन में रहेगा तभी उसको पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में कितना एफर्ट लगाना है। तो आपको मैं आगे और पेपर के एनालिसिस करके बता देता हूँ। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं हमसे वो माइक्रो प्रोसेसर से पूछे गए हैं। 72 क्वेश्चन आप देख सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर से पूछा गया है, 71, 70 एंड 69, 69। तो यहाँ पे हमसे 5 क्वेश्चंस जो हैं वो माइक्रो प्रोसेसर से पूछे गए हैं, सॉरी 4 क्वेश्चंस जो हैं वो माइक्रो प्रोसेसर से पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर का वेटेज जो है उतना ज़्यादा नहीं है। अब सपोज़ आपने माइक्रो प्रोसेसर पहले नहीं पढ़ा हुआ है गेट के लिए, तो यहाँ पे आप ये मान के चलें कि आपसे कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो भी यहाँ पे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो अपनी लिस्ट बना रहे हैं वहाँ पे सिर्फ कैलकुलेट करते जाइए कि आपसे कितने क्वेश्चन यहाँ पे इजीली कन्वर्ट हो रहे हैं एंड कितने क्वेश्चन जो है वो आपको कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा माइक्रो प्रोसेसर से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड आपसे कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर कन्वर्ट नहीं हो रहा है। अब जब इसके ऊपर हम जाएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डिजिटल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो 68 क्वेश्चन है यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर ऑफ़ कंपैरेटर। तो इसके लिए सिंपल फार्मूला होता है, मैंने अभी आपको नहीं बताया हुआ है लेकिन आगे मैं आपको बता दूंगा। सिंपल फार्मूला बेस है, इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन को देख के ही डर लग रहा होगा, काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन है, तो हम इसे मान के चलते हैं, चलिए नहीं बनेगा, इसे हम छोड़ देते हैं अभी। इसके ऊपर हम जाके देखते हैं। इसके ऊपर हम देखते हैं हमारे पास एक कर्नॉफ मैप का टेबल दिया हुआ है एंड उससे क्वेश्चन पूछा गया है। आई थिंक ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। 65 क्वेश्चन हम देख सकते हैं यहाँ पे बेस से क्वेश्चन पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैंने अभी तक तो आपको ये बताया हुआ नहीं है डिजिटल में, लेकिन आगे मैं इसको बता दूंगा। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मुझे अक्सर देखने को मिलते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो बहुत ही सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन होता है, ईजिली आपसे ये बन जाएगा। इसके ऊपर आप देखेंगे तो आपसे कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 या 5 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं डिजिटल से, जिसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन हमें देखने को मिला है जो हमसे नहीं कन्वर्ट हो रहा है, बाकी सारे क्वेश्चन इजी कैटेगरी के हैं। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि जो आपका डिजिटल है वो काफ़ी इजी कैटेगरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड आपसे आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जब पूरे सब्जेक्ट के एनालिसिस कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको 25 to 30 क्वेश्चन, आपकी कितनी भी घटिया प्रिपरेशन क्यों ना हो, तो भी आपको 25 to 30 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही आपके सामने ये डाटा आता है तो आपको ये यकीन हो जाएगा कि आपका जो इसरो का एग्ज़ाम है वो आसानी से निकल सकता है, बस आप सही डायरेक्शन में एफर्ट लगाएं तो। अब सही डायरेक्शन में क्या होती है, बाकी रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है उनकी हम प्रैक्टिस किस तरह से करें वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि माइक्रो प्रोसेसर आपने पूरा छोड़ दिया है, तो यहाँ पे हमें अब समझना है कि माइक्रो प्रोसेसर की हम प्रिपरेशन किस तरह से करें एंड किस टाइप के क्वेश्चन पे हम एफर्ट लगाएं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये पूछा गया है हमसे रजिस्टर के बारे में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, यहाँ पे हमसे फ्लैग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद हम देखेंगे तो साइकिल स्टीलिंग के बारे में पूछा गया है। इसके बाद हमसे लोकेलिटी के बारे में पूछा गया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो 4 क्वेश्चन है, नॉर्मली हमसे इससे रजिस्टर, फ्लैग एंड इंस्ट्रक्शन के बारे में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब भी आप इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको यहाँ पे सिंपल ये समझ कि यहाँ पे हमें प्रोग्रामिंग सीखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप सिंपली फोकस करें सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में एंड उसके बाद रजिस्टर्स में। तो जैसे ही आप इन 2 टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से 50% क्वेश्चन आपको ईजिली कन्वर्ट होने लगेंगे, विच इज़ मोर देन इनफ। तो आप जब भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, सपोज़ आज से ही आप इसरो के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सिंपल माइक्रो प्रोसेसर उठाइए एंड वहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ रजिस्टर के बारे में पढ़ें एंड उसके बाद आप इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में पढ़ें एंड उसके बाद आप उसकी पिन्स के बारे में पढ़ सकते हैं, पिन्स की वर्किंग के बारे में पढ़ सकते हैं। नॉर्मली थ्योरेटिकल क्वेश्चन उसके बारे में पढ़ें, कितने बिट का होता है, किस किस टाइप के हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। ये सारी चीज़ जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपसे 50% क्वेश्चन कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से जब आप प्रिपरेशन करना तैयार करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 महीने में ही, अगर सपोज़ आपसे अभी इस टाइम पे 25 क्वेश्चन ही कन्वर्ट हो रहे हैं आउट ऑफ 80, तो आप देखेंगे कि 1 महीने में ही 10 to 15 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करने की कंडीशन में आ चुके होंगे। तो जब भी आप इस तरह से प्रिपरेशन करेंगे
तो मैं यहाँ पे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। जब भी आप प्रिपरेशन करें तो पहले क्वेश्चन पेपर देखें एंड उसके अकॉर्डिंग ही स्ट्रेटजी प्लान करें। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। आई होप आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस पूरे पेपर के एनालिसिस में यहाँ पे आपको करके नहीं बता रहा हूँ, आप खुद से कीजिए। एंड जो अदर ईयर्स के पेपर यहाँ पे गिवन है उनकी भी आप एनालिसिस कीजिए एंड उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है एंड कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। जो वीक सब्जेक्ट हैं उनमें भी आप देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं एंड जो क्वेश्चन ईजिली आपसे कन्वर्ट हो सकते हैं कम एफर्ट लगाने के बाद, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए। जब आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेंगे तो ही आप आगे की लेवल पे जाइए। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आप हाई लेवल के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन भी करने लगेंगे एंड वो भी आपसे कन्वर्ट होने लगेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।